दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या हो जाएगा बताइए। तो ओम का जो गणितीय रूप होगा वो बी बराबर यानी कि वोल्टेज बराबर जो है धारा इंटू प्रतिरोध। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक से प्रभावित धारा आई उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर बी के समानुपाती होता है यदि तापमान एवं अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर हो। इसका गणितीय रूप जो होता है वह बी बराबर आई इंटू आर होता है, जहां पर बी वोल्टेज होता है, बी जो आपका वोल्टेज हो जाएगा, आई धारा हो जाएगा और आर प्रतिरोध हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताइए लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जैसे सैलिवरी इमाइलेज भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं, ये टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम स्त्रावित करती हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है भोजन में उपस्थित स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदलना है। अन्य विकल्पों की बात करें तो पेप्सिन जो है यह एंजाइम पेट में बनता है और प्रोटीन पचाता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो यह अग्नाशय से निकलता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लाइपेज की बात करें तो यह वसा को पचाने वाला एंजाइम है, मुख्यतः अग्नाशय और आंत से निकलता है। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र यानी कि स्ट्रोमेटा कहते हैं। इनके चारों ओर विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य क्या है तो यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन और जलवाष्प का उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसलिए पौधों में गैसीय विनिमय जो होता है मुख्य रूप से रंध्र के माध्यम से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या है यह भी जान लीजिए। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl ऊर्ध्वपातन करने वाले प्रमुख उत्पादों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जमा जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य समान पदार्थ बताएं आपको जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए कपूर, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है यह आपसे पूछा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और कपूर, ये सभी जो है या ऊर्ध्वपातन है। और जो ऑप्शन ए बर्फ है या ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और कपूर सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि बर्फ जो है जब गर्म होती है तो पहले पिघलकर पानी यानी कि तरल बनती है, फिर यह वाष्प बनती है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातन नहीं है।
नहीं कर सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। आपसे पूछा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, CaOH का होल ट्वाइस का क्लोनीकरण यानी कि Cl2 गैस प्रभावित करने पर होने से मुख्य उत्पाद जो बनता है वह बनता है आपका, या वह बनता है या, तो इसका क्लोनीकरण कैसे होता है, तो CaOH2, इसका जब क्लोनीकरण होता है Cl2 तो क्या बनता है, तो क्या बनता है आपका, तो CaOCl2 बनता है प्लस जल बनता है आपका, यह यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है। जो यह बनता है यही यौगिक CaOCl2 जो बनता है यही यौगिक जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, जिसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, तो कपड़े और कागज को सफेद करने में, जल कीटाणु शोधन में, कीटाणुनाशक के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। आपसे पूछा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है, तो कोषों की कुल संख्या पूछा, किसका, कार्बन का। तो पहले तो आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह आपका 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 2p2 हो जाएगा, वरना 2p6 नहीं होगा, 2p2 हो जाएगा, क्योंकि 6 परमाणु क्रमांक है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में जो होंगे वह 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, तो पहले कोष में जो होगा, पहले कोष की बात करें, पहले कोष में जो होंगे वह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कोष में जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने कोष हो जाएंगे, 2 कोष हो जाएंगे। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2 कोष हो जाएंगे। अतः कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुल तो 2 कोष शामिल होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वह जूल है, लेकिन विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है वह किलोवाट घंटा होती, क्या होती है, किलोवाट घंटा होती। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो इसमें कितना होगा, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। एक घंटे में जो होता है वह 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है, एक घंटे में 36 सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में क्या होगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होगा। बिजली का बिल भी किलोवाट घंटा के आधार पर ही बनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे। आपसे पूछा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लिथियम और सोडियम का। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है। क्या कहता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, तो यह कहता है यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है पहले तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है। लिथियम और नाइट्रोजन के गुणधर्म समान पाए जाते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरान और एल्युमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन आदि के गुणों में भी समानता देखी गई, इसलिए लिथियम और नाइट्रोजन के गुण समान पाए गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का जल स्वच्छ और पारदर्शी होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब समुद्र के जल में प्रवेश करता है तो जल अणुओं और निलंबित कणों द्वारा नीली तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन
अधिक होता है। इसी कारण गहरे समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अपवर्तन अपवर्तन माध्यम माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा बदलती है, रंग नहीं। परावर्तन की बात करें तो जल की सतह से केवल थोड़ी मात्रा में प्रकाश परावर्तित होता है। वर्ण विक्षेपण की बात करें तो प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का इंद्रधनुषीय रंगों में विभाजन यही समुद्र के रंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। आपसे पूछा कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी परमाणु के जो 3 आधारभूत अवयव होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है धनात्मक आवेश होता है और नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी क्या है, न्यूट्रल होता है, नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। आपसे पूछा कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक उस माध्यम की विशेषता है जो यह दर्शाता है कि प्रकाश की गति उस माध्यम में कितनी कम हो जाती है। जितनी कम तरंगदैर्घ्य उतना अधिक अपवर्तनांक होगा। बैंगनी रंग अधिक अपवर्तित होती है इसलिए प्रिज्म में सबसे नीचे दिखाई देती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। आपसे पूछा कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और कोशिका ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि वह भोजन में मौजूद ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके एटीपी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल्स का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है, या सेलुलोज से बनी होती है, या कठोर और अपारदर्शी होती है। इसका कार्य क्या है तो संरक्षण, आकार बनाए रखना और यांत्रिक समर्थन देना इसका प्रमुख कार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है। आपसे पूछा है कि रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायन उद्योग में मूल रसायन या रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इसका उपयोग लगभग हर रासायनिक उद्योग में होता है। यह औद्योगिक विकास का मापक भी माना जाता है। उर्वरक, रंजक, डिटर्जेंट, पेट्रोलियम, परिष्करण, बैटरियों आदि में इसका व्यापक उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। आपसे पूछा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता से संतान तक वंशानुगत लक्षणों को पहुंचाता है या गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें जीन होते हैं जो लक्षणों के निर्धारण और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए डीएनए को ही जीवन का न्यू यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने की। डीएनए का आकार कैसा तो डबल हेलिक्स आकार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। आपसे पूछा कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जिसका उपयोग सूक्ष्म विद्युत धारा
धारा का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। इसे सबसे पहले हंस क्रिश्चियन आयस्ट्रेड की खोजों के आधार पर विकसित किया गया था। गैल्वेनोमीटर की सुई धारा के प्रवाह के अनुसार विचलित होती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर से हम जान सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो उस वस्तु में निहित कुल ऊर्जा होगी। आपसे पूछा कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो उस वस्तु में निहित कुल ऊर्जा होगी, क्या होगी। तो आपसे यह पूछा है तो दी गई, जिसमें क्या क्या दिया गया, तो इसमें दिया है द्रव्यमान यानी कि m बराबर क्या दिया हो, तो m बराबर जो दिया है वह दिया है 5 kg दिया हुआ है m बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, वेग जो दिया हुआ है b बराबर वह दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि गतिज ऊर्जा, वस्तु में निहित कुल ऊर्जा होगी, तो कुल गतिज ऊर्जा पूछा है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वह होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है वह होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां पर m कितना दिया हुआ है, तो m जो दिया हुआ है वह 5 दिया हुआ है और वेग जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मतलब ये 16 हो जाएगा। और जब इसको भाग करेंगे 2 से तो ये 8 हो जाएगा, बचा आपका 5 × 8 यानी कि 40 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 15 किलोग्राम की कोई पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान है तो पिंड द्वारा लगाया गया कुल बल कितना होगा। आपसे पूछा है कि 15 किलोग्राम की कोई पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिमान है तो पिंड द्वारा लगाया गया कुल बल कितना है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर न्यूटन का द्वितीय नियम है, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा m इंटू ए हो जाएगा। जहां पर m जो दिया हुआ है वह 15 किलोग्राम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो 15 किलोग्राम दिया, और त्वरण जो दिया हुआ है आपका a या दिया 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 15 × 2 यानी कि 30, और बल को न्यूटन में मानते 30 न्यूटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्या है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हम लोग जानते हैं F बराबर m इंटू ए, यम जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, ए जो हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 15 किलोग्राम, त्वरण दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड, तो हो जाएगा 30, और बल को मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, तो 30 न्यूटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अजनबी गैस किसे कहते हैं। आपसे पूछा है कि अजनबी गैस किसे कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम को अक्सर अजनबी गैस यानी कि स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कारण क्या है कि इसकी खोज सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम में हुई थी जब यह पृथ्वी पर ज्ञात नहीं थी। बाद में इसे पृथ्वी पर भी पाया गया, लेकिन शुरुआत में यह एक अजनबी गैस मानी जाती थी। हीलियम का नाम ग्रीक शब्द सूर्य से लिया गया है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और तैयार कर लीजिए कि आने वाले टाइम में अगर यह पूछा जाए आपसे तो आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।